सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना कटाना। इस वक्त तक तनख्वाहदार तबका हर साल 264 अरब रुपए का टैक्स देते हैं और इस बजट में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले इसी तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की खबरें हैं। खबरों के मुताबिक बजट में 6 लाख से 12 लाख रुपए सालाना आमदन वाले स्लैब को ज़्यादा रिलीफ दिए जाने का इम्कान है ताकि मुतवसत तबके पर टैक्स का बोझ कम हो सके। अब काबिल टैक्स आमदन की हद 6 लाख से बढ़ाकर 9 लाख या 12 लाख करने की तजवीज़ है। इसके अलावा निचली टैक्स स्लैब्स में भी कमी पर गौर किया जा रहा है, मगर इस रिलीफ की कुंजी IMF के हाथ में है, यानी ये कंडीशनल है। अगर IMF से मंजूरी हुई तो रिलीफ मिलेगा, वरना नहीं। दूसरी जानिब भारी पेंशन लेने वालों से टैक्स निकलवाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है और उन पर 5 से 20% तक टैक्स लगने का इम्कान है। अब हमने देखना यह है कि क्या बजट 2025 में तनख्वाहदारों के दुखों का मुदावा होगा, हुकूमती तजावीज़ मानेगा, या फिर हम मामलात वैसे ही देखेंगे जैसे कि पेट्रोल प्राइसेस कम होने की जो रिलीफ के हवाले से बातें हो रही थी। एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ज़िशान मर्चेंट साहब टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, दोनों को वेलकम कहेंगे। ज़िशान साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। अभी जो पाकिस्तान का हम देख रहे हैं कि जो टैक्स खसारा या टैक्स शॉर्टफॉल है वो 725 बिलियन रुपीज़ तक है, बढ़ चुका है। और दूसरी जानिब ये भी हमने IMF से कमिटमेंट कर लिया कि हमारी जो कलेक्शन होगी वो हमारी नेशनल इकोनॉमी की जो साइज़ के 10.6% तक होगी। अब हमारी कमिटमेंट बहुत बड़ी है, खसारा भी हमारे सामने मौजूद है, लेकिन बारहा हम देख रहे हैं कि हुकूमती वज़ीर भी ये बात कर रहे हैं, वज़ीर ख़जाना साहब भी और वज़ीर आज़म साहब भी तारीफ़ करते रहे हैं कि जी सैलरीड क्लास ने बड़ा हमारे साथ दिए, ताउन किए, लेकिन अब इन पर बोझ कम किया जाएगा। ऐसा हो सकता है आपको आने वाले बजट में आप देख रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं कि वाकई बोझ कम किया जाएगा, या फिर जैसे वो एंड पर इनकी वो वाली मजबूरियाँ सामने आ जाएंगी, जैसे कल हमने देखा कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें प्राइसेस हैं वो उनका अवाम तक नहीं शिफ्ट किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे आपका ये ओपनिंग स्टेटमेंट बड़ा अच्छा लगा कि आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि सैलरी टैक्स पेयर्स ने बड़ा ताउन किया। ताउन नहीं किया है, उनकी जेब से आपने ज़बरदस्ती निकाल लिया है। और मज़े की बात यह है कि पिछले साल सैलरी टैक्स पेयर्स ने जो 367 बिलियन रुपीस का टैक्स दिया था, जो 11,000 में, यानी जो हमारा जो टैक्स का टारगेट था उसमें 367 बिलियन का टैक्स उन्होंने दिया था। और अभी तक आपको ये 6 महीने का फिगर मैंने अभी FBR की ईयर बुक से निकाला है कि उन्होंने पिछले साल के मुकाबले में जो पिछले साल 6 महीने में टैक्स दिया था वो 166 जो है 166,000 मिलियन दिया था, और अभी तक वो 265,000 मिलियन दे चुके हैं। यानी पिछले साल के मुकाबले में अभी तक सैलरी टैक्स पेयर 59% ज्यादा टैक्स दे चुके हैं पिछले साल के मुकाबले में। तो ये तो ताउन नहीं कर रहे, ये तो आपने टैक्स उनकी जेब पे डाल दिया है, आपने टैक्स बढ़ा दिया है। तो आप तो टैक्स आपने जैसे इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट AOP के ऊपर 50% टैक्स कर दिया, ताउन नहीं हो रहा, ये तो जबरदस्ती आप उनकी जेबों से निकाल रहे हैं। और मसला ये है कि अभी तक आपने 100 बिलियन रुपए पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा ले लिया है सैलरी टैक्स पेयर्स से। तो अब उन्हें समझ में आ रहा है कि यार ये तो बड़ी ज्यादती हो गई है, और सैलरी टैक्स पेयर्स को जो है हमने सबसे ज्यादा नहीं, लेकिन उसमें IMF फिर एक इबाम पैदा करे ना। उनकी स्टेटमेंट ये क्लेम करें IMF वाले कि FBR वाले ये क्लेम कर रहे हैं कि जी लोअर टैक्स स्लैब्स के रिवाइज करने का कोई इम्कानात नहीं है, ये हायर इनकम अर्नर्स हैं उनके लिए शायद ये मामलात हों के इम्कान। अब इन्होंने सेट कैसे करना है ये अब सोचने की ज़रूरत है। मुझे FBR की जहनियत पे अफसोस होता है कि वो चाहते हैं कि जो ज्यादा कमाते हैं उनको रिलीफ दिया जाए, और जो कम कमाते हैं और जिनकी तनख्वाह पे वैसे ही ज्यादा टैक्स का बोझ है उनको रिलीफ ना दिया जाए। दिस इज द माइंडसेट व्हिच इज एब्सोल्युटली फ्लॉड। इस वक्त मैं आपको ये बता रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट हुआ है उसमें दूसरे नंबर पे जो है वो सैलरी टैक्स पेयर्स हैं। अगर आप FBR की ईयर बुक खोलेंगे तो उसके पेज नंबर जो है आपको 11 पे ये फिगर नजर आ जाएगा। मसला ये है कि आप ये देखें कि 2018 में हमने बेसिक एग्जेम्पशन जो है वो 12 लाख रखा था, फिर उसको कम करके 6 लाख कर दिया। फिर 2022 में हमने 12 लाख रुपए किया और फिर हमने उसको 6 लाख रुपए कर दिया। अब हमारे लोग गवर्नमेंट के इतने कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें ये समझ ही नहीं आ रही कि
क्या बेसिक थ्रेशोल्ड होना चाहिए जो टैक्स से जिसको इस्तिस्ना हासिल हो, यानी बेसिक थ्रेशोल्ड जिसको कहते हैं। लाख रुपए महीने वाला जो कमा रहा है उसके ऊपर आप ये देखें कि उसका इन्फ्लेशनरी फैक्टर कितना है और वो टेक होम क्या करेगा, उसके बिजली के बिल, उसका किचन एक्सपेंस। लाख रुपए कमाने वाले के पास तो कुछ बचता ही नहीं है, तो उसके ऊपर अगर आप मजीद टैक्स लगाते हैं तो वो तो एडेड उसके ऊपर इन्फ्लेशन आता है। मसला ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अगर सिंसियरिटी के साथ काम करना है तो उनको ये देखना पड़ेगा कि जो बेसिक थ्रेशोल्ड है उसको 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख तक कर दिया जाए। आप ये देखें हमारे मुल्क में, मैं अभी ये भी देख रहा था कि टोटल पिछले साल तकरीबन 60 लाख लोगों ने रिटर्न फाइल किया है, और इसमें से आपको अंदाजा है कि कितने लोगों ने जीरो इनकम का रिटर्न फाइल किया होगा? कोई एक अंदाजा मुझे बता दें, फिर मैं कोशिश करूंगा कि अप्रॉक्सीमेट नंबर आपको बता दूं। तकरीबन 22 लाख लोगों ने नील इनकम का रिटर्न फाइल किया। ओके। तकरीबन 10 लाख 9.5 लाख सर वो जहाँ जिसकी जेब पे हाथ पड़ता है वहीं से निकालेंगे ना। अभी एहतशाम साहब का भी मैं पॉइंट ऑफ व्यूज पे ले लेती हूँ, फिर उसके बाद आपकी बात जानिब आती हूँ जो पेंशनर्स वाला मामला है इस पर भी। एहतशाम साहब, ये जो अब हम सैलरीड क्लास से ही निकलवाते रहे हैं उसी की वजह से तो इतनी टैक्स कलेक्शन हो सकी है मुमकिन। अगर इन पर बोझ कम किया जाता है तो फिर ये बैलेंस कैसे अचीव किया जाएगा, टैक्स टारगेट कैसे अचीव किया जाएगा जो हम इतना बड़ा सेट कर लेते हैं फिर उसमें शॉर्टफॉल भी आ जाता है। अब करेंगे क्या ये आगे? देखें आमना, ज़ीशान भाई जो है ना वो बड़ा लिहाज कर रहे हैं, उन्होंने FBR पे अफसोस का इज़हार किया। अगरचे उन पर शक का इज़हार करना चाहिए कि किस वक्त किसकी जेब पे कितना बड़ा वो हाथ डालेंगे। देखिए मैं फ़िगर देखा था आमना, जो सैलरी क्लास 2019 में 76 अरब रुपये का टैक्स दिया था, वो 2025 में वो फिगर कह रहे हैं 570 अरब रुपया बन गया है। अच्छा, इसके अलावा चलें आपने तो काट लिया, अभी टैक्स काट लिया, मजबूरी है, जिस ईशान भी बता रहे हैं हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। फिर इसमें जो टैक्स ब्रेक्स थे ना, या जो टैक्स क्रेडिट थे, आप जो हेल्थ पे इंश्योरेंस पे, उसके बाद अल्लाह भला करे आपका लाइफ इंश्योरेंस पे, फिर मैं देख रहा था म्यूचुअल फंड्स पे, सुकूक बॉन्ड वगैरह पे, जहाँ पे जो छूट होती थी वो भी उनसे ले ली गई। अब सवाल ये कि इस पर कोई ब्रेक लगेगी? तरक्की माकूस बजाय ऊपर जाने के अब नीचे आ रहे हैं। मतलब के ज़माने में जो होना चाहिए था कि सैलरी क्लास पे से बोझ कम कर करके उनको सहूलतें दी जाएं, वो तो नहीं हो रही और टैक्स उनका बढ़ाए चले जा रहे हैं। अच्छा, अब ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि अब इसके बाद हुकूमत ने क्या करना, आप खुद कह रही हैं हमना 725 अरब रुपये का शॉर्टफॉल है। आपको लगता है कि IMF इतनी आसानी के साथ इजाज़त दे देगा? ना वो बिजली अब मजीद सस्ती करने की इजाज़त देगा, पेट्रोल की प्राइसेस तो ये ना ही है ना, माजरत के साथ ना ही है। जब हमने कंडीशनल कर दिया है और उसको मनाना, उनको कन्विंस करना भी तो हमारा ही काम है, हमारा होमवर्क है इससे रिलेटेड। जी पिछली दफ़ा इन्होंने एक बताया था ये 2 महीने पहले कि जी बड़ी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि पूरी एक टीम हमारी बैठी थी, हमने बाकायदा जाके उनको कन्विंस किया कि हमने बिजली की कीमत कम करनी है तो हमें, या उन्होंने कम करने की इजाज़त दी। वो कहते बड़ा वक्त लगा था। देखिए आमना, सूरत हाल इस वक्त यह है कि भाई आप PSDP है ना, मैं देख रहा था ये जो पैसा पेट्रोल प्राइसेस वाला वो कहते हमने रिलीफ नहीं दिया, बलूचिस्तान पे खर्च होगा। मैं फिगर देख रहा था आमना, आप हैरान होंगी कि 1100 अरब रुपये का 1.1 ट्रिलियन का ये PSDP है, जो अभी पहले 8 माह में ये सिर्फ 28% खर्च हुआ है। ये 1312 अरब रुपया खर्च हुआ है। भाई ये पैसा आपने बाद में, वैसे भी सूबे जो हैं वो सरप्लस में है, कोई खसारे भी नहीं जा रहा। आप अव्वल तो ये है कि सूबे, और हमने बलूचिस्तान की तो वैसे ही 200% कर दिया, 100% से ज़्यादा 200% हमने फंडिंग कर दिया है। वो उनको देने के बावजूद भी अगर कुछ करना चाहते हैं तो PSDP से दें। अब सवाल रह जाता है कि पेंशनर और सैलरी क्लास, इनके साथ क्या होगा? आमना, मुझे नहीं लगता कि ये सैलरी क्लास के लिए कोई सहूलत होगी। वैसे तो जो बॉडी लैंग्वेज थी फाइनेंस मिनिस्टर की ये थी कि ये जो टैक्स लगाया गया, ये बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल किया हमने सैलरी क्लास से, इस पर कट लगेगा। लेकिन ये तो आमना मेरा ख्याल है 50-60 हज़ार तनख्वाह लेने वाला जो महीने की है या मुश्किल से 6 लाख उसकी बनती है सालाना, उसको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। और वही बात है कि पाकिस्तान में एक दफ़ा कोई टैक्स लग जाए, एक दफ़ा आपकी जेब से पैसा निकलना शुरू हो जाए, वो वापस नहीं आता। बिल्कुल ठीक है ज़ीशान साहब, अब हमें शॉर्टली हमें कैसे कन्विंस करना है IMF का तो बेसिकली उनको कन्विंस करने के लिए हम यही बता सकते हैं ना कि हम अपना टैक्स टारगेट अचीव कर लेंगे, लेकिन हमने कहाँ से कैसे कर रहे हैं ये हमारे सामने मौजूद है। तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को इस सिलसिले में? मैं ये समझता हूँ कि हम टैक्स रेवेन्यू और अपने रेवेन्यू की तो बात हमेशा करते हैं, हम अपने खर्चे कम करने की बात क्यों नहीं करते? हमारे खर्चे बढ़ते चले जा रहे, उस पर किसी पर कोई कदगन नहीं लग रही ना। उसमें IMF पूछ रहा है कि भाई एक्सपेंडिचर्स को कम क्यों नहीं किया जा रहा। शाहाना खर्चे होते हैं, पूरे जहाज भर के लोग
बाहर जाते हैं, एंटोराजेस लेकर जाते हैं, इन जब तक खर्चों को कम नहीं करेंगे हम तो बोझ तो डालते ही चले जाएंगे। अगले साल का जो टैक्स टारगेट अभी सुनने में आ रही है बातें, वो 15,000 अरब का आ रहा है। तो सवाल ये कि क्या आपकी मईशत इतनी रोबस्ट हो गई है? ज़ीशान, मैं तो कहता हूँ आप जो कह रहे हैं खर्चे कम करने चाहिए, मैं कहता हूँ भले खर्चे मत कम करें जी। आप कहते हैं हमारी मजबूरी है सियासी जमातों की, और जो पार्लिमानी सिस्टम में हमें MNAs MPAs को फ़ंड देने होते हैं, सब कुछ करना होता है, नहीं कर सकते भाई। कम से कम आप इकोनॉमी को तो डॉक्यूमेंटेशन उसकी करा देना। ये जो हम देख रहे हैं कि रियल स्टेट है, उसके बाद होल सेलर है, ये टैक्स ही नहीं दे रहे होते। इसी तरह से बाकी आप प्रोफेशनल टैक्स देने वाले हैं वो नहीं दे रहे हो भाई। जो आप टैक्स नेट को बढ़ा सकते हैं वो तो बढ़ाएं ना, वो आप बढ़ा नहीं रहे, और दूसरी तरफ अपने अखराजात कम करने के लिए तैयार नहीं। तो मेरा ख्याल है मेथड ऑफ द मैडनेस तो निशान भाई यही कहते हैं कि इनको चाहिए कि अपने खर्चे अगर फ़र्ज़ करें नहीं आपसे कम होते तो भाई टैक्स नेट तो ब्रॉडन करें ना। ये क्या बात हुई कि 1 करोड़ लोग हो गए हैं आप फाइलर, उसमें से अभी आपने बताया आधे से ज़्यादा जो है निल इनकम फाइल किया उन्होंने। बिल्कुल जी। मसला ये कि हम मिसालें सुनते थे कि हम पेट पे पत्थर बांध लेंगे और हम जो है कम खाना खाएंगे और हम कम चीजें करेंगे, वो कभी नजर नहीं आई मुझे। बहरहाल ये मसला जरूर है, अब हमें करना ये चाहिए। देखिए, मैं पिछले कई सालों से इसका एडवोकेट हूँ कि आप जितना टैक्स रेट को बढ़ाएंगे उतनी टैक्स की चोरी होगी, जितना टैक्स रेट को आप रैशनलाइज करेंगे, एक मीडियम टर्म पे लेके जाएंगे, उतनी टैक्स की अंडर इनवॉइसिंग, उतनी टैक्स में जो है अंडर रिपोर्टिंग कम हो जाएगी और आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। मसला ये है कि हम एग्जिस्टिंग लोगों के ऊपर ही बोझ डालते हैं। आपने सही फरमाया, रिटेल स्टेज पे कोई टैक्स नहीं दे रहा, एग्रीकल्चर स्टेज पे कोई टैक्स नहीं दे रहा। ये आपका जीडीपी का 40% है, 40% नेग्लिजिबल टैक्स दे रहा है। तो जब तक आप उनके पीछे नहीं जाएंगे, आपने बिल्कुल सही फरमाया, डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। हम सन 2000 से डॉक्यूमेंटेशन पे मैं सुन रहा हूँ और मैं बातें कर रहा हूँ। आज हम 2025 में भी डॉक्यूमेंटेशन पे ही बात कर रहे हैं। ये पता नहीं कौन सी ऐसी जो है वो मैजिक पॉइंट है जो हमसे चल नहीं रही है, और डॉक्यूमेंटेशन जब तक नहीं होगी तब तक ये अंडर रिपोर्टिंग्स भी होंगी, तब तक टैक्स की चोरी। अगर डॉक्यूमेंटेशन इस FBR से नहीं होती तो प्राइम मिनिस्टर ने अभी पिछले दिनों फिर एक दफ़ा कहा था हमने कि जी हम FBR में प्राइवेट सेक्टर के लोगों को लेके आएंगे। इनडायरेक्टली कह रहे थे दानादार लोगों को लेके आएंगे, डायरेक्टली ये भी कहा कि जो करप्शन करने वाले लोग हैं उनको निकालेंगे। मुझे बताएं, एक आदमी भी मुझे नहीं लगता कोई बंदा निकाला गया वहाँ, कोई प्राइवेट सेक्टर से अच्छे दिमाग का। मैं तो कहता हूँ ज़ीशान को ही ले जाएं, ये आधे से ज़्यादा काम ये 2 महीने इनका करके देंगे। असल बात है कि आपकी नीयत है करने की, नीयत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होना। बिल्कुल सही है आपका। थैंक यू सो मच। ज़ीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद थे। एहतशाम साहब साथ अपनी अगली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बुरी खबर है कि वफाकी हुकूमत ने 30,968 सरकारी आसामियाँ ख़त्म करने का फैसला कर लिया है, जिससे हज़ारों मुलाजमीन की नौकरी ख़तरे में पड़ गई है। ये तफसीलात सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग के दौरान सामने आई कि राइट साइजिंग के लिए ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 22 तक की आसामियाँ ख़त्म की जा रही हैं। सिर्फ ग्रेड 1 में 7,305 आसामियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, मज़ीद 4,000 से ज़ायद ख़त्म की जाएंगी। सो मजमूई तौर पर मुस्तकबिल में मज़ीद 7,724 सरकारी आसामियाँ ख़त्म करने का प्लान है। राइट साइजिंग के इस मनसूबे पर अमल से कौमी ख़जाने को ये कहा जा रहा है कि 30 बिलियन रुपये की बचत होगी। किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं एहतशाम साहब, क्योंकि इस पर तनकीद भी हो रही है, पीपल्स पार्टी तनकीद कर रही है। शहरी रहमान साहिबा कह रही हैं कि भाई अपनी आपने काबीना दुगनी कर दी है, उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, लेकिन राइट साइजिंग के चक्करों में आप सरकारी मुलाजमीन का हम देख रहे हैं कि उनके लिए सूरत हाल तकलीफ से बना रहे हैं। देखिए, हम ना राइट साइजिंग है, डाउन साइजिंग है। आपको याद होगा जब हुकूमत आई थी, साल सवा साल तकरीबन इनको हो चुका है, शायद ज़्यादा हो गया है, तो बुनियादी तौर पे जो फिगर आया था वो 80,000 मुलाजमीन को उनके जॉब्स ख़त्म करने की बात हुई थी, अबॉलिश करने की बात हुई थी। लेकिन हमने देखा 7,500 के करीब वो तो ग्रेड स्केल 1 के लोग हैं जो बेचारे फराश है और नीचे वाले काम करने वाले लोग हैं, उनको निकालने की बात हुई थी। ऊपर लेवल पे कोई नहीं निकाले गए लोग। अब आप देख लें, लेटेस्ट तो ये है कि बावजूद इस बात के कि IMF को अंडरटेकिंग दी हुई थी कि दूसरी मरतबा ये PI की निजकारी जो है ना वो पोस्टपोन नहीं होगी। आज ही की आपने खबर पड़ी होगी, एक दफ़ा फिर इसको डिले कर दिया गया। वो कहा जा रहा है कि ये अब 2-3 महीने मज़ीद लगेंगे। तो असल मसला यही है कि ये एक पॉलिटिकल फ़ैसले किए गए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, नून की हुकूमत ने, MQM ने किए। ये सियासी बुनियादों पे जो लोगों को भर्ती कर दिया गया, आमना इनको निकालना बड़ा मुश्किल है। अब इसको जब निकालने की बात होती है तो सारी सियासी जमातें ख़ास तौर पे जो अपोजिशन में हैं वो आके सामने खड़ी हो जाती हैं, भले साथ खड़ी हों, अदरवाइज़ ऐसे पीपल्स पार्टी खड़ी है। लेकिन क्योंकि एम्बेरसमेंट जो है ना वो हुकूमत के लिए आती है तो वो बड़े बांगे दोल शहरी रहमान साहब भी कह देंगे जी ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन असल बात यह है कि इसके लिए कोई भी तैयार नहीं है। अभी
देखें 90 के करीब अभी भी अदारे हैं जो निजकारी जिनकी होनी है, वो कहा जा रहा है कि 1100 अरब 1150 अरब रुपये की अभी भी ब्लीडिंग हेमरेजिंग हो रही है, वो पैसा दे रहे हैं, तनख्वाहें चली जा रही हैं। अभी ये तो आपने देखा चंद माह पहले सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था, या बंद की थी तनख्वाहें आपकी स्टील मिल वालों की, वरना वहाँ तो प्रमोशन के लिए लोग चले जाते थे। एक साहब वहाँ पर गए, जी मेरी प्रमोशन नहीं है, तो वो जज साहब ने पूछा कि भाई 3 साल से मिल बंद पड़ी है, तुम्हारी प्रमोशन कहाँ से हो जाए, तुम्हें तो जॉब पे नहीं होना चाहिए था। तो अब सवाल ये है कि ये हुकूमत के सियासी फैसले हैं, ये कितनी इन पे अमल दरामद होगा इस पर मुझे नहीं लगता। ये IMF के पास जाएंगे, IMF इन पर फिर तनकीद करेगा, फिर वो कहेगा जी चलें ठीक है, आप असल बात तो है कि आपने हुकूमत का साइज़ कम करना है, कैसे करेंगे। और फिर दूसरी बात कहेंगे जी आपने तो अपने रेवेन्यूज़ को बढ़ाना है, आप कैसे बढ़ाएंगे। वो ये नहीं कहते बिजली बढ़ा दें, आप जनाब टैक्स लगा दें, इस पर लगा दें, गैस महंगी कर दें, पेट्रोल। वो सिर्फ ये कहते हैं कि जो आप लोगों से कर्ज़े ले रहे हैं, आपका टोटल इस वक्त जो आप आमना कर्ज़ा जो हमारा हो गया है ना, ये तकरीबन 80,000 अरब 80 ट्रिलियन रुपीस का हो गया, जो हमारी GDP के तकरीबन 20% कम है उनसे। अब सवाल ये है कि हुकूमत अगर राइट साइजिंग करना चाहती है तो उसको करना चाहिए। और ये सियासी बुनियादों पे लोग जो भर्ती किए हुए हैं और जो काम भी नहीं करते, स्कूल बेताशा आपने देखा। अब पहले तो सुनते थे हम कि जी वो देहातों में लोग जो है ना वो क्या कहते हैं स्कूल टीचर लगाए जाते हैं, और यहाँ तो शहरों में स्कूल टीचर ऐसे हैं हम ना वो 2-2 नौकरियाँ करते हैं, पढ़ाई शिकाई कोई नहीं, स्कूलों में जाते नहीं है, दूसरी नौकरी कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है इस पर हुकूमत को खुद सोचना चाहिए। 25 करोड़ के अवाम है और हम देख लें जॉब्स है नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के पास जॉब जाने चाहिए। हुकूमत का साइज़ बढ़ता चला जा रहा है। अभी आप देख लें कैबिनेट का साइज़ ही दुगना कर दिया गया। फिर आपने देखा पर्क्स एंड प्रिविलेजेस कहाँ से कहाँ चलेंगी, 600 से 800% आपने देखा तनख्वाहों में इजाफा किया गया। क्या आप देख लें, जजों को देख लें, पार्लियामेंटेरियन को देख लें, सूबाई असम्बली में देख लें, उस तरफ हुकूमत नहीं आ रही। वो कहते हैं जी हमने अपना काम सिक्योर कर लिया। तो मेरा ख्याल है ये राइट साइजिंग इतनी आसानी के साथ नहीं होगी। आया IMF इनके पीछे पड़ा रहेगा, ये बयानात देते चले जाएंगे। पहले जैसे 80,000 से शुरू होकर अब ये 30,000 पे आ गए। शुरू में इन्होंने 7,000 का फिगर निकाला था, वो भी पूरी तरह बंदे नहीं निकालेंगे। तो अब देखने वाली बात यह है कि IMF के साथ जब मुज़ाकरात होंगे अगली किस्तों के लिए, वहाँ पे फिर क्या जवाब पेश करेंगे इसका। चलें ठीक है, तो शाम साहब साथ ही रहेगा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। माहौलियाती तब्दीली किस तरह से पाकिस्तान पर असरअंदाज हो रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के शदीद असरात की जद में है, जहां कुदरती आफात की शिद्दत और तवातुर में इजाफा हो रहा है। बुध की सुबह जल्जले के झटकों के बाद शाम को इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद यालाबारी ने तबाही मचाई। इस्लामाबाद में टेनिस बॉल साइज़ के ओले 35 मिनट तक बरसे, जिससे गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, सोलर पैनल्स और घरों को नुकसान पहुंचा और दरख्त भी जड़ों से उखड़ गए। मौसम की ये गैर मुतवक्के शिद्दत सिर्फ यालाबारी तक महदूद नहीं। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में 13 अप्रैल से हीट वेव की वार्निंग जारी की हुई है, जिसके मुताबिक जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है, जिससे हीट स्ट्रोक और दीगर सेहत के मसाइल का ख़तरा बढ़ सकता है। ये मौसमियाती तब्दीलियाँ न सिर्फ इंसानी सेहत बल्कि मईशत और बुनियादी ढांचे पर भी मनफी असर डाल रही हैं। इन हालात में क्या करने की ज़रूरत है और किन हालात के लिए तैयार रहना होगा, क्या वजूहात है कि इनमें शिद्दत आ गई है मौसमियाती तब्दीलियों पर, इसी पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है तशामुल हक साहब के साथ आफिया साहिबा ने, माहिर माहौलियात हैं। आपको भी वेलकम कहेंगे। पहले मैं तशाम साहब की जानिब जाऊँगी, इस्लामाबाद में रहे कल। सर जब ये मैंने मनाजिर देखे, फुटेजेस देखी, तो सबसे पहला यही सवाल है कि आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, खैरियत है, तमाम मामला चलें, हम आपको देख रहे हैं, आप तो महफूज हैं, लेकिन आपकी जो इमलाक है जिनमें हम मोस्टली देखा है लोगों की गाड़ियों का बड़ा नुकसान हुआ है, तो वो महफूज नहीं। और कल क्या हुआ क्या वहाँ पे अचानक? असल में आमना सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को पता ही नहीं चला। मतलब आप यूँ समझ लें कि ये 4:30 के करीब ये जालाबारी कहना चाहिए, और ये ओले जो पड़े हैं ये कोई 4:30 और 4:35 के 35 मिनट पे ये सब कुछ हुआ। उससे पहले मौसम बिल्कुल जिसको कहते हैं ठीक था, धूप निकली हुई थी। ऑल ऑफ ए सडन ये एकदम से हुआ, वरना वो कहते हैं कोई अर्ली वार्निंग साइन भी होते हैं ना, बादल गरजते हैं, वो भी नहीं थे। एकदम अंधेरा हुआ, उसके बाद फ़ौरन ये शुरू हो गया। और बारिश बाद में हुई, लेकिन शुरू में ओले बरसना शुरू हो गए। और पहले हमारा ख्याल था कि शायद हम जो मेलोडी मार्केट के करीब हैं यहाँ पे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि E11 में और पूरे इस्लामाबाद में, उसके बाद में पता चला कि जी और शहरों में भी कुछ जगहों पे हुआ, पिंडी में भी हुआ। और मेरा ख्याल है ज़्यादा परेशान कुन बात आमना ये है कि पंजाब में और पार्टली सिंध में जो फसलें ऑलमोस्ट तैयार हैं, वो आहिस्ता इस तरह इतलात आएंगी कि वो फसलें खड़ी थी
और आजकल में उनकी कटाई शुरू होनी थी, और जब ये ओले बरसना शुरू होते हैं तो वो फसलें बड़ी तबाह होती हैं। वो उसकी डिटेल नहीं आई, लेकिन ये है कि जिस तरीके से मेरा ख्याल है गाड़ियाँ रात को जाते हुए मैंने देखा, बेशुमार शीशे आगे पीछे से टूटे हुए, डंड पड़े हुए, बड़े मतलब वाक़तन जिसको कहते हैं अंडे के बराबर, और शायद अंडे से भी बड़े बड़े। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने ओले नहीं देखे। हमारा टेनिस कोर्ट की जो बॉल होती है उसके बराबर था ये। एग्जैक्टली। चले फिर ये पत्थर की स्पीड के साथ लगते हैं, और तो और आप देख लें फैसल मस्जिद के बड़े मजबूत शीशे हैं, वो टूट गए, पानी अंदर चला गया। तो मैंने ख्याल है ये सूरत हाल तेज़ी से, आप क्लाइमेट चेंज की जो बात कर रही हैं आमना, हीट वेव आएगी और बंदोबस्त कोई नहीं है। अभी मैं देख रहा था हमारे वज़ीर जो हैं मुसद्दक मलिक साहब, वो इकोनॉमी में बात कर रहे थे अपनी, जिसको कहना चाहिए गिनवा रहे थे अपनी जो अचीवमेंट। काश वो माहौलियात पे बात करें कि भी ड्राउट कितनी तेजी सर वैसे मेरे लिए ये भी सरप्राइजिंग था कि वो माहौलियात के वजीर बन गए हैं। मैं अभी आफिया साहिबा की जानिब चलती हूँ। आफिया साहिबा, ज़लज़ले आना, उसके बाद हम क्लाइमेट चेंजेस काफ़ी देख रहे हैं, वो ज़मीनी हम उसके असरात भी देख रहे हैं, हीट वेव के हवाले से बातें होना, अभी ग्लेशियर के हवाले से भी कहा जा रहा है कि अगर ये पिघलते हैं तो उस पर भी काफ़ी खदशात मौजूद हैं, ख़तरात भी हैं। तो अब ये हेल स्टॉर्म, ये एक नई चीज़ थी, बड़ी गैर मुतवक्की सूरत हाल कल हमने देखी। ये बनता कैसे है, होता कैसे, इसकी वजूहात क्या हैं? देखिए, ये ना नई है ना अजीब है। हमारे अक्सर इलाकों में और इस्लामाबाद में अक्सर बारिश, खास तौर पे जब टेम्परेचर चेंजेस होते हैं सर्दियों में खास तौर पे बहुत हेलस्टॉर्म हुआ करते हैं। लेकिन इस शिद्दत का ये एक नई सूरत हाल थी। यही मैं आपसे बात कर रही हूँ कि इस तरह का, इस नौइयत का ये चूंकि पहली मरतबा लोगों ने एक्सपीरियंस किया है इस्लामाबाद में, तो इसलिए ज़ाहिर है परेशानी भी है, हैरानी भी है। लेकिन मैं एक बात बताती चलूँ कि यही अप्रैल का महीना है अब, और मैंने अपना एक पुराना आर्टिकल इसमें निकाल के देखा, तो जैसे एहतशाम साहब ने बात किया कि अभी आपको दीही इलाकों से तो डैमेज की खबरें नज़र नहीं आई। शहर के अंदर तो गाड़ियाँ के शीशे टूटे हैं, छतें डैमेज हुई हैं, बिल्डिंग्स के अंदर पानी आ गया है और शीशे टूटे हैं, तो लोगों को पता है। लेकिन हमारे जो दीही इलाके में जो फसलें खड़ी हैं उनका डैमेज, ये हमारा तकरीबन 10वां साल है कि वो ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसका हवाला मैं इस तरह से दूंगी कि 2014 में मैंने वो आर्टिकल लिखा था, जब पहली मरतबा अप्रैल के महीने में इसी तरह से इंतहाई शदीद और बहुत अचानक बारिश हुई थी। खड़ी फसलें आपकी तबाह हो गई थी और बहुत बड़े बड़े गोल्फ बॉल साइज़ और या टेनिस बॉल साइज़ आपके वहाँ पे ओले गिरे थे, और उससे लाइफ स्टॉक डेथ भी हुई थी, क्योंकि किसानों को पता है कि कौन सा मौसम बारिश का होता है या तूफ़ान का होता है, तो वो अपने जानवरों को अपने बाड़ों में ले जाते हैं जिनकी छतें भी होती हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल गैर मुतवक्का था, जानवर उनके भी बाहर थे उस वक्त, तो जानवर भी मरे थे। हेल स्टॉर्म होता है, क्या इसकी प्रेडिक्शन अर्लियर नहीं हो सकती? जैसे कि हीट वेव के बारे में कहा जा रहा है 13 अप्रैल से ये शुरू हो सकती है, ये बारिशों के बारे में प्रिडिक्ट कर लिया जाता है। अगर ये कर लिया जाता तो ये नुकसानात से हम बच सकते हैं। जी देखिए, इसीलिए एहतशाम साहब कह रहे हैं ना कि ये इतना आनन फानन हुआ है। ये आप क्लाइमेट चेंज इसी चीज़ को कहते हैं कि जब आपकी प्रेडिक्शन की वो जो कैपेसिटी है, जो आपके एक नॉर्मल वेदर पैटर्न में है, वो सारी की सारी जो है अपनी जगह से हिल जाती है, आउट ऑफ सिंक है ये। इस तरह के वेदर इवेंट्स जो हैं बहुत मुश्किल है कि ये इस तरह के अचानक प्रिडिक्ट हों। जिस तरह क्लाउड बर्स्ट, बारिश हो रही है या अगर उसमें बादल आ रहे हैं, तो उसमें क्लाउड बर्स्ट कब होगा ये बहुत मुश्किल होता है प्रिडिक्ट करना। तो इसी तरह से ये इसका अचानक होना और इतना शदीद होना, ये प्रिडिक्शन नहीं थी। और अगर नहीं थी तो अब हमें किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए? जी, हमें टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, जो कि ना सिर्फ लॉन्ग रेंज प्रिडिक्शंस दे, बल्कि इस तरह के सडन इवेंट्स को जो है वो भी प्रिडिक्ट करके लोगों को आगाह करें। दूसरा, अब लोगों का भी काम ये है कि वो एक दफ़ा एक्सपीरियंस कर दिया तो उसमें वो अपने बचाव के लिए गाड़ियों को इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रही हैं। देखें ना, अब तो हमारे पास बहुत बड़ा जिसको कहते हैं फंड आ गया है, $7 बिलियन का IMF का प्रोग्राम आमना। उसके अलावा $1.2 बिलियन क्लाइमेट चेंज के लिए हुकूमत पाकिस्तान को IMF ने पैसा दे दिया है। अब होना तो चाहिए कि इस पैसे का इस्तेमाल इस काम के लिए किया जाए, ना कि जो हमारे आपके खदशात हैं कि बजट को बैलेंस करने के लिए तो नहीं इस्तेमाल हो गया पैसा, राइटली यूज हो। बिल्कुल जी आफिया साहिबा, नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस तरह से जो एकदम से वो लंप सम में आता है, उसको आप नहीं इस तरह से बता सकते कि ये इतना पैसा आ गया अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, हमें किस जगह पे वो मुख्तस किया गया है, उससे उसकी क्या एलोकेशन है, आपकी अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए क्या है, आपकी अडेप्टेशन के दूसरे जो मेजर्स हैं उसके लिए क्या है,
आपके एमिशंस रिडक्शन के लिए कौन से डिपार्टमेंट्स के लिए किया जा रहा है, ये तो सब वो उसकी जो बजटिंग होती है, जब वो सामने आएगी तो आपको पता चलेगा ना कि पैसा कहाँ जा रहा है या कहाँ जाना चाहिए, ताकि हम उसको ट्रैक कर सकें। ठीक, अच्छा ये तो आप टेक्नोलॉजी के हवाले से, क्या इसमें हमें थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है? ये कहिएगा कि अभी आने वाले दिनों में पाकिस्तान में क्या क्या खतरात मौजूद हैं, क्योंकि हम आए रोज़ रिपोर्ट्स देख रहे होते हैं, ड्राउट के हवाले से बड़े खदशात हैं, इसके अलावा बारिशें मामूल से बहुत कम हो रही हैं, पिछले साल भी हमने देखा, तो इस साल क्या क्या खतरात लाहक हैं? आप किससे पूछ रही हैं? जी आफिया साहिबा। जी, उसमें देखिए ना, आप तो खुद ही उनकी निशानदेही कर दी। एक तो इमीडिएट जो उसमें ख़तरा है, और हमें ऑलरेडी मेट डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी वार्निंग आ चुकी है, वो आपकी हीट वेव की है, और रिपीटेड हीट वेव्स होंगे। अभी तो अप्रैल है, अभी तो अप्रैल का निस्फ हिस्सा गुजरा है। हमारा तो जो गर्मी का मौसम है वो तो तकरीबन नवंबर तक जाता है। तो ये सोच लीजिए कि ये रिपीटेडली इस तरह से होगा, और कितना शदीद होगा। जो प्रेडिक्शंस हैं वो यही है कि हाई 40s के अंदर तक टेम्परेचर्स चले जाएंगे। तो उसमें हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत क्या होगी, हमारी अप्लाइंसेस की क्या होगी, हमारे जो बीमार या जो कमज़ोर लोग हैं उनका क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। हम स्कूल की छुट्टियां उस सीज़न में करते हैं जब मौसम बेहतर होना शुरू होता है, और गर्म तरीन मौसम में बच्चों के ना सिर्फ छुट्टियाँ नहीं होती बल्कि उनके इम्तिहान हो रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लीजिए, आए दिन इसमें ब्रेकडाउन होता रहता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। क्लाइमेट चेंज ये नहीं है कि कोई एक बॉक्स खोला आपने, उसके अंदर जो चीज़ें आपको नजर आ रही हैं उसको सॉर्ट आउट किया और बंद कर दिया। प्लानिंग एहतशाम साहब, इसकी हमें कमी नजर आती है, और हर साल यही कहानी होती है। 2022 का सैलाब उठा के देख लिया जाए, उसमें अभी तक जो उसकी तबाहकारी हैं उसकी कहानियाँ हमारे सामने मौजूद हैं। देखिए, अब ना पुरानी बातें तो आप मेरा ख्याल है थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि जो पैसा आया है, जो कुछ करने की ज़रूरत थी, अर्ली वार्निंग जो दी जाती है मौसमियात की तरफ से, इंटरनेशनल एक्सपर्ट की तरफ से। अभी जो मैं देख रहा हूँ कि पिछले 50 सालों में, अगर मैं गलत नहीं हूँ आमना, कि 50 सालों में पहली मरतबा अब ये तकरीबन 1 महीना पहले से प्रेडिक्शन आ रही हैं कि अप्रैल के एंड से पहले मुल्क में बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 50% से ज़्यादा हो जाएगा। अभी ये आप देख रहे हैं, इतना पहले ये बताया गया था। क्या इसको रोकने के लिए कोई तैयारी की गई है, इसको सामने रखते हुए कि टेम्परेचर इतना ऊपर जाएगा, क्या करना चाहिए, बिजली की क्या पोजीशन होगी, और फिर शहरों में क्या सूरत हाल बननी है, देहातों में क्या बननी है। और ये फ्लडिंग को रोकने के लिए वो सरफराज बुख्ती साहब अक्सर कहते हैं कि बलूचिस्तान के 200 नाले जो है ना, उनके ऊपर लोगों ने गैर कानूनी तौर पे मस्जिदें भी बना ली हैं, घर भी बना लिए हैं, और दुकानें भी बना ली हैं। नतीजतन यह है कि फ्लड पानी जो आता है वो बजाय बह के समंदर में जाए, वो नालों में रहता है, उसके बाद फिर ये फ्लडिंग शुरू हो जाती है। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को बहुत सी चीज़ों का अपना पता तो चल जाता है, लेकिन वक्त पे एक्शन ना लिया जाना जो है ना, ये मेरा ख्याल है बड़ी परेशान कुन बात है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आफिया सलाम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। एहतशामुल हक साहब का भी शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे दीगर अहम स्टोरीज। वेलकम बैक। बरतानिया में इस्लामोफोबिया की बढ़ती लहर ने खतरे की घंटी बजा दी है। वटफोर्ड कारपेंटर्स पार्क लॉन कब्रिस्तान के मुस्लिम हिस्से में 85 कब्रों की बेहुरमती का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें बच्चों की कब्रें भी शामिल हैं। नामालूम अफराद ने इन कब्रों के कुतबे तोड़ दिए। कौंसलर मोहम्मद भट्ट ने इसे इस्लाम के खिलाफ नफरत पर मबनी अमल करार दिया। 2024 में बरतानिया में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज जराइम की तादाद 6313 तक पहुँच गई है, जो 2022 के मुकाबले में नाजरीन 165% ज़्यादा है। सिर्फ 2024 में इस्लामोफोबिक हमलों में 73% इजाफा हुआ, और ऑनलाइन नफरत अंगेज मवाद में 1619% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जो इंतहाई तशवीशनाक है। बरतानिया में इस्लामोफोबिया की निगरानी के हवाले से ये बताया जा रहा है, जो वहाँ तंजीम है उसके स्टैट्स ये जाहिर करते हैं कि बरतानिया और यूरोप में मुसलमानों के लिए माहौल दिन ब दिन ख़तरनाक होता जा रहा है। इसी हवाले से डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, एक्स एम्बेसडर, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहेंगे प्रोग्राम में। इस्लामोफोबिक हेट्रेड क्राइम्स में दिन ब दिन ये जो बढ़ता हुआ हम इजाफा देख रहे हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? और दूसरा ये कि यूके में अगर हम बात करें तो तकरीबन 4 मिलियन से ज़ायद वहाँ पर मुसलमान बसते हैं। सेकंड लार्जेस्ट वहाँ पर रिलीजन है इस्लाम। तो वहाँ पर अगर यूके गवर्नमेंट का कितना बड़ा फेलियर आप समझते हैं कि वहाँ के मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम दिखाई दे रही है? इस तरह के वाक़यात वहाँ देखिए, इसके दो जी, लेट मी डिस्क्राइब इट इन 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स में इसको कर लेते हैं ना। पहला स्टेप इसका कि यूके गवर्नमेंट और यूके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसको किस हद तक कंट्रोल कर सकता है और किस हद तक कंट्रोल किया है, ये तो लीगल एस्पेक्ट हो गया है। दूसरा ये है कि उसका माशरती एस्पेक्ट ये है
कि ये तसलसल है 9/11 के बाद जिस तरह मुसलमानों को दुनिया में प्रोजेक्ट किया गया और हमारे पेट्रो डॉलर से माला माल ममालिक, अरब ममालिक, वो ख्वाब खरगोश की नींद सोते रहे और उन्होंने उसका कोई काउंटर नहीं किया। तो अब लोगों के जहन साजी ऐसी हो गई है, ख़ास तौर पे राइट विंग के जहन रखने वाले लोग, और आप देखें कि तसलसल है माफ़ कीजिएगा, वो पूरे के यूरोप में भी आप देखें यके बाद दीगरे गवर्नमेंट्स जो आ रही हैं बासिवाए एक दो के, वो सारे इसी राइट विंग इसकी जहनीत की आ रही हैं, जिसका मतलब ये है कि वो इस्लामोफोबिया पर भी उनको शौक होता है कि उस पर कोई काम करे, और दूसरा ये है कि हेट क्राइम पर। तो अब आ जाते हैं इसके दूसरे हिस्से पर कि यूके पुलिस इस पे इन्वेस्टिगेशन वगैरह तो कर रही है, लेकिन बात यह है कि वो एक इंस्पेक्टर लेवल की इंस्पेक्शन कर रही है जो अभी केस हुआ है उसमें। इसको इसका जो अहमियत है उनके अपने लॉ के मुताबिक, इसकी अहमियत ये है कि वो 7-7 साल और 10-10 साल की सजाएं हैं इसमें, ख़ास तौर पे हेट क्राइम के लिहाज से जो आपने बताया अभी। इसमें हेट क्राइम जो 2024 का है इनका कानून प्रोटेक्शन, रिलीजियस साइट प्रोटेक्शन का, उसकी बात कर लें, या इसी तरह फेथ प्रोटेक्शन ऑर्डर रिस्ट्रिक्ट करता है। इसी तरह जो लैंडमार्क इनकी कन्विक्शन है इसमें मास्क वेंडलिज्म में, वो भी इस बात को जाहिर करता है कि यहाँ तक कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है। तो जहाँ तक उनका लीगल स्ट्रक्चर है वो तो सही है। 1971 का पब्लिक ऑर्डर अगर देखें, इसी तरह और भी एक्ट है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो उनके कानून तो बड़े सख्त हैं, लेकिन जब माशरे में एक कसीर तादाद राइट विंग जहनियत रखने वाले अगर वो इस तरफ माइल हो जाए कि आप डिसएक्रेशन भी करेंगे, मुसलमानों की तज़हीक भी करेंगे, तो उसका तदारुक सिर्फ ला नहीं होगा, कितने आदमियों को लोग अंदर करेंगे, क्योंकि उनके कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, उनका एक प्रोसीजर है, इसलिए पुलिस तो पकड़ती है उनको। लेकिन आगे क्या जुडिशल निज़ाम उनका कमज़ोर है जिसकी वजह से सजाएं उस तरह से नहीं मिलती हैं, और उसके बाद ये वाक़यात जो हैं उनका तदारुक नहीं हो सकता? नहीं, कई ममालिक से उनका जुडिशल निज़ाम अच्छा है, लेकिन अगर सिर्फ जुडिशल निज़ाम से ही अगर मामला ठीक हो जाए तो पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो टेररिज्म खत्म हो जाए। हमने फांसियां दी हैं, लोगों को सजाएं दी हैं, इसी तरह सरकलम हो रहे हैं सऊदी अरब में, वहाँ पर ख़त्म हो जाए ड्रग का मामला और बाकी मामला। लेकिन सिर्फ सजाओं से काम नहीं चलता है, माशरे में इसकी इस्लाह की भी ज़रूरत होती है और माशरे में काउंटर नैरेटिव डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि हमारे इसमें जो OIC कंट्रीज़ हैं उन्होंने काउंटर नैरेटिव इसका कोई डेवलप नहीं किया, जिसकी वजह से वो जहन साजी स्कूलों से। सर, और उसके बाद ऐसा क्यों है कि OIC अपना किरदार निभाने में नाकाम हो गए? चूंकि अगर हम देखें 8 बिलियन दुनिया की आबादी, उसमें से 2 बिलियन से ज़ायद मुसलमान हैं, दुनिया की आबादी की 25% है हम, उसके बावजूद कमज़ोरी की वजूहात क्या समझते हैं आप? हाँ, 57 ममालिक की कमज़ोरी की वजूहात ये है कि हमने ये जो ख़ास तौर पर साइंस, टेक्नोलॉजी और मीडिया मैनेजमेंट पर कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया है। अब नौबत ये आ गई है जो मुस्लिम ममालिक हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव मामला है पूरी दुनिया का इस्लामोफोबिया, और हमने उन ममालिक में जहाँ ये ज़्यादा फैलता जा रही है, आगे नॉर्थ अमेरिका में भी फैल रही है, जब से पोलराइजेशन शुरू हुई है, इस्लामिक फोबिक या इस्लामिक फोबिया को जब से पॉलिटिकल टूल्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, लोग इलेक्शन जीत रहे हैं इस मामले में। थैंक यू सो मच डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद। और अब बात करेंगे एक लर्जा खेज खबर के हवाले से, जिसे बयान करने के लिए ज़बान मेरा साथ दे रही है, ना मुझे अल्फाज मिल रहे हैं कि मैं इस दरिंदगी को बयान कैसे करूँ। कराची की मासूम सवेरा के साथ होने वाला जुल्म दरअसल इंसानियत का जनाजा है। सवेरा की उम्र कितनी थी? सिर्फ 5 साल। जो कल तक अपनी गली में खेलती थी, आज उसकी लाश लियाकताबाद के नाले से मिली है, और वो भी इस हाल में कि उसके गुर्दे और दिल निकाल लिए गए और बाकी जिस्म भी जख्मों से चूर है। सवाल ये नहीं है नाजरीन कि वो कौन थी, सवाल ये है कि हम कैसे माशरे में रहते हैं, हमारे दरमियान कैसे दरिंदे बसते हैं। आज सवाल ये नहीं कि कातिल कौन है, आज सवाल ये है कि हम कितने बेहोश हो चुके हैं, कितने और वाक़यात ऐसे पेश आएंगे, उनका तदारुक कैसे होगा, सवेरा पर क्या गुजरी होगी, ये कोई नहीं जानता। लेकिन नन्ही बच्ची कैसे लापता हुई, क्या हुआ उसके साथ, इसी पर मालूमात लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशान हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच काशान। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या, दिल दहला देने वाला वाक़या, अल्फाज हमारे कम पड़ जाते हैं, लेकिन अब तक क्या मालूम हो सका, कौन है ये बच्ची, क्या क्या मामला उसके साथ हुआ, पुलिस इस हवाले से क्या बता रही है?
जी बिल्कुल, देखें लियाकताबाद से 5 साल बच्ची की नदी से तशद्दुद ज़्यादा लाश मिलने का मामला है। मुतवफ़िया 2 रोज कबल सिकंदर कोट के इलाके से लापता हुई थी। पुलिस सर्जन के मुताबिक बच्ची को बदतरीन जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया गया, जबकि बच्ची के दोनों हाथ रस्सी से बांधकर लाश को नदी में फेंका गया। ये इंसानी वाक़या जो है लियाकताबाद की नदी के पेश आया है, जबकि पोस्टमार्टम के दौरान बच्ची के साथ ज्यादती के शवाहिद मिले, लेडी सर्जन की जानिब से बताया गया। जबकि इसी हवाले से पुलिस हुकाम का कहना है कि लाश को मुख्तलिफ नमूने हासिल करके लेबोरेटरी भिजवा दिए गए। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद तफ्तीश को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। जबकि कल रात गए कमसुन बच्ची की लाश की अमरा बुरसा की जानिब से अबू हसन अस्फानी रोड पर एहतजाज भी किया गया था। मुतवफ़िया सवेरा के अहले खाना की जानिब से यह भी दावा सामने आया कि बच्ची के जिस्मानी आज़ा जो है वो जिस्म में नहीं है, जबकि सीसीटीवी फुटेज जो तफ्तीशी हुकामों की जानिब से हासिल की गई है उसमें एक औरत को देखा गया है जो बच्ची को ले जाते हुए जिनको देखा गया है। इस हवाले से पुलिस की जानिब से तफ्तीश का सिलसिला तो शुरू कर दिया गया है, ताहम इसमें हतमी पेशरफ्त कोई नहीं हुई है। 2 रोज कबल ये मासूम बच्ची जो है, कोई ऐनी शाहिद इस वाक़े का या इसके जो वालिदैन हैं उनसे रब्ता हुआ हो, उनके क्या डाउट्स हैं इस हवाले से, और साथ साथ पुलिस क्या बता रही है कि अब तक कुछ शवाहिद मिले हैं जिससे मुल्जिमान का पता चल सका हो? हाँ जी बिल्कुल, देखिए पुलिस की तफ्तीशी टीम जो है एक बार फिर जाए वक़्त पहुंची थी और इतराफ के सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी उनकी जानिब से हासिल किए गए और ऐनी शाहिदीन जो है उनके भी बयान कलमबंद किए गए। जबकि आज सुबह हम भी वहाँ पर पहुंचे और हमने बच्ची के वालिद जमील से जब बात करी तो उनकी जानिब से हमने यही सवाल करा अगर किसी पर डाउट है तो वो भी पुलिस की जानिब बताया जाए। तो उनकी जानिब से ये बताया गया कि हम यहाँ पर काफी अर्से से रिहाइश पजीर है सिकंदर कोट के में, और इनकी ना किसी से दुश्मनी है ना कुछ। वो जमील जो है वो काम पर गए हुए थे, बच्ची जो है बाहर खेल रही थी, बाहर खेलते खेलते बच्ची को किसी खातून ने जो है किडनैप करा। उसके बाद जब पुलिस की जानिब से तफ्तीश शुरू की गई, छानबीन जो की जा रही थी, जबकि उसमें कोई पेशरफ सामने नहीं आई। फिर उनके वालिद साहब की जानिब से बताया गया कल रात गए जो है बासी अस्पताल से जो है पुलिस हुकाम का इनको फोन आया कि आपकी बच्ची की लाश जो यहाँ पे मिली। जब वहाँ पर मौके पर पहुंचे तो बच्ची के जिस्मानी अज़ा मौजूद ही नहीं था। बच्ची और लेडी एमएलओ की जानिब से वहाँ पर मजीद भी शवाहिद जमा किए गए, नमूने हासिल किए गए। तो आज सुबह डॉक्टर सुमैया तारिक सैयद जो कि एडिशनल पुलिस सर्जन कराची, उन्होंने यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक तो आप कह रहे हैं कि ज्यादती भी साबित हुई है और साथ ही साथ जो आज़ा हैं जिनमें दिल और गुर्दे वो निकाल लिए गए हैं। जी बिल्कुल, इस बात की तस्दीक जो है इनके वालिद ने भी करी है और इनके जो चाचा साथ मौजूद थे जिनसे हमने बात करी उन्होंने इस बात की तस्दीक करी है कि बच्ची के जिस्मानी अज़ा उसके जिस्म में मौजूद नहीं है, दिल और गुर्दे बच्ची के निकाले गए। जबकि एडिशनल पुलिस सर्जन की जानिब से ज़्यादती के शवाहिद मिलने की तस्दीक की गई है। हतमी रिपोर्ट जो है कल इसकी जारी होगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट में सामने आएगा कि बच्ची के साथ क्या क्या हुआ है, जालिमों ने क्या क्या करा है, और ये भी उसमें इंकशाफात जो है मजीद बताए जाएंगे कि जब मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसमें मजीद हकाइक जो है वो सामने आएंगे। जी बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद काशान, आप इस परी दास्तान पर ज़रा अपनी नज़र रखिएगा, कल हम आपसे इस हवाले से अपडेट भी लेंगे अपने प्रोग्राम में, चूँकि ये ऐसा दिल दहला देने वाक़या और आए रोज़ हम इस तरह के वाक़यात अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, लेकिन समझ से बालातर है कि ज़्यादती के वाक़यात उनके बाद हम देखते हैं कि बच्ची के आज़ा निकाल देना, किस हालत में वालिदैन के पास इस बच्ची का लाशा पहुँचा होगा, ये बड़ा ही खौफनाक और दिल दहला देने वाला मंजर होगा। शुक्रिया काशान, आपका शुक्रिया अदा करेंगे और हम दुआ करेंगे कि ऐसे वाक़यात का तदारुक हो सके, इंतज़ामिया हरकत में आए और मुल्जिमान जो हैं उनको पकड़ हो और सख्त से सख्त सज़ाएँ उनकी हों। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे इंशाल्लाह हम कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।